अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपकी मेज़बान सायरा आशिर द शो मेकर में हाजिर हूँ। आज के जो हमारे मेहमान हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, वो एक डायरेक्टर भी हैं और एक प्रोड्यूसर भी, और सबसे बड़ी बात कि वो मेरे उस्ताद भी हैं, एम यूसुफ साहब। आइए हम आपकी उनसे मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं सायरा? जी, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। शुक्र अल्लाह का करम है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप मुझे ये बताना पसंद करेंगे कि आपने बहुत सारे सीरियल्स किए, सोप किए, नातें की, और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स किए, तो आपको शो मेकर का, जिस प्रोग्राम में हम बैठे हैं, ये करने का ख्याल कैसे आया? सारा देखो, इंसान ज़िंदगी में बहुत से काम ना चाहते हुए भी करता है, लेकिन उस काम का एक वक्त होता है। यानी कि मैंने ड्रामे किए, सीरियल किए, सोप्स किए, गानों पे काम किया, नातों पे काम किया, कवालियों पे काम किया, कमर्शियल्स किए, लेकिन एक चीज़ मेरे दिल में हमेशा थी। वो ये थी कि जब मैं ये प्रोजेक्ट्स कर रहा होता था तो हमेशा एक एलिमेंट मैंने देखा ज़िंदगी में, जब कोई प्रोड्यूसर या जब मैं एज ए एसोसिएट डायरेक्टर करता था इस फील्ड में काम, तो प्रोड्यूसर या डायरेक्टर हमेशा अपनी टीम के लोगों का प्रमोशन नहीं करते थे। वो अपने ख़ास लोगों को चुनते थे और उनका यानी कि सिर्फ उनकी प्रमोशन करते थे। तो मुझे एहसास होता था, मैं देखता था कोई असिस्टेंट है, कोई एसोसिएट है, कोई स्पोर्ट्स बॉय है, कोई लाइट मैन है, कोई कैमरा मैन है, उनको भी इस मतलब ऐसी जगह पे लाना चाहिए कि वो आके बैठें और अपनी बातें करें और अपने बारे में बताएं। तो मैंने द शो मेकर के नाम से एक शो शुरू किया जिसमें इस फील्ड के लोगों को बुलाना शुरू किया, और अल्हम्दुलिल्लाह यानी कि बहुत अच्छा फीडबैक मिला मुझे इतना अच्छा फीडबैक मिला तो शायद मुझे मालूम भी नहीं था, और मुझे बड़ा मज़ा आता है। यानी कि कहने का मकसद है, जब मैं ड्रामा सीरियल सोप से हट के जब मैं इस तरफ आया तो एक काफ़ी लंबा अरसा आया मुझे इस फील्ड में आने के लिए, और उस फील्ड में यानी कि उन लोगों से मिलने के लिए, यानी कि मेकअप आर्टिस्ट, कैमरामैन, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स, लाइट्समैन, उनको यहाँ जब मैं लेकर आया तो मुझे एक ऐसी चीज़ फील हुई कि यार वाकई में कि आज मैं दोबारा अपने उन लोगों में आके बैठ गया जिनको मैं कुछ अरसे पहले छोड़ चुका था। तो शुक्र है अल्लाह का करम है ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये शो मेकर का इसलिए आपके जहन में आया कि जो बिहाइंड द कैमरा काम करते हैं, आप उनको भी सामने लेकर आए? बिल्कुल ऐसा है, उसकी वजह सबसे बड़ी ये है। देखें, हम जब टेलीविज़न देखते हैं या कोई बिग स्क्रीन यानी कि सिनेमा मूवीज़ देखते हैं या किसी सिंगर्स को देखते हैं या किसी कवाल को देखते हैं, जब वो टेलीविज़न पे आ रहा होता है तो दुनिया उनकी बड़ी तारीफ़ कर रही होती है कि बड़े हिट हो गए, बड़ा काम किया उन्होंने और बड़ा नाम है। कुछ लोग बेचारे एफर्ट्स भी कर रहे हैं, वो आगे बढ़ना भी चाह रहे हैं, लेकिन जो लोग बैक पे हैं उसमें चाहे एक स्पॉट्स बॉय, यानी कि स्पॉट बॉय आके आप उस आर्टिस्ट को या उस पूरी टीम को लाके चाय पिला रहा है या उसके कपड़े इस्त्री कर रहा है, या फिर बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि कोई आर्टिस्ट जब एंटर होता है सेट पे तो वो गाड़ी में जब आता है तो वहाँ पे डिग्गी से उसका बैग निकाल के लेकर आना, ये भी एक बहुत बड़ा काम होता है, वरना हर कोई करता नहीं है इस चीज़ को। तो ऐसे लोगों को स्क्रीन पे आना चाहिए, ये मेरी अपनी सोच है, जिसको मैंने एक चीज़ सोची कि मैंने नहीं यार, इनको लेकर आऊँ और मैं दिखाऊँ कि ये भी कुछ हैं और इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है। मैं सच कह रहा हूँ ये बात, मेरा कुछ भी कमाल नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि बस मेरी ख्वाहिश थी कि ये लोग आएँ और आके काम करें, अपनी बातें करें, अपने बारे में बताएं, अपने एहसासात लोगों को बताएं। डायरेक्शन में आने का आपको शौक कैसे पैदा हुआ? डायरेक्शन, सच बात तो डायरेक्शन मेरा शौक ही नहीं था और ना मुझे कभी पता था कि मैं डायरेक्शन कर सकूंगा। अच्छा, ज़िंदगी में कुछ पैरा इंसान के ऐसे होते हैं जिसमें इंसान कुछ ना चाहते हुए भी कर लेता है। वो मजबूरी नहीं होता, वो ज़रूरी होता है। यानी कि कहने का मकसद ये है, इंसान को कुछ नहीं पता होता कि कहाँ कब किस जगह उसका रिस्क लिखा हुआ है। जी, एग्जैक्टली। अच्छा, इसका डायरेक्शन में आने का मैं बता दूं आपको मैं किस तरीके से आया। मैं मेरी कज़न्स के घर पे फिल्म्स की शूटिंग हुआ करती थी। अच्छा, वो बड़ा पुराना ज़माना है, तकरीबन आज से 20-25-30 साल पुरानी बात मैं करूँगा, बल्कि 20 तो बहुत करीब की बात है, 30 साल पुरानी बात। तो उनके घर में फिल्म्स की शूटिंग होती थी, मैं जाके बैठ के कभी कभी देखता था, कभी कभी मतलब कज़न ने अच्छा, उस ज़माने में मोबाइल्स तो होते नहीं थे,
तो पीटीसीएल होता था तो कॉल आती थी कि आज घर में शूटिंग है, आ जाना, अदाकार आएंगे। तो मैं जाके अच्छा। बैठ के देखता था मैं अदाकारों जी। को, और शूटिंग्स देखना, तो मुझे मेरे अंदर भी एक एहसास पैदा हुआ। अच्छा, कुदरत का करना ऐसा है कि बास मर्तबा जब इंसान सोचता है कि मैं ये काम करूंगा तो कुदरत खुद ब खुद उस तरफ लेके जाती है उसको। जी। तो मेरे साथ ये हुआ कि एक सिंगर है बहुत अच्छे, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, ज़िंदगी दे, इज़्ज़त दे, शोहरत दे, आजकल बहुत सख्त बीमार हैं, सलीम लोधी साहब, बहुत अच्छे सिंगर। तो उनसे दोस्ती थी उसी ज़माने में जब फिल्म बन रही थी, तो वो मुझे पीटीवी पाकिस्तान टेलीविज़न सेंटर लेके गए पहली मर्तबा। और ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम मैं जब टेलीविज़न में एंटर हुआ तो मैं देखा, मुझे अच्छा लगा। और अच्छा, वैसे मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि बेसिकली मेरा काम प्लांट्स, पौधों का था, यानी कि वो ऐसा काम जिसमें लैंडस्केपिंग यानी कि प्लांट्स, पौधों का काम, लोगों के घरों की खूबसूरती जिसको बोला जाता है, गार्डन्स का काम। तो कभी कभार ऐसा भी होता था कि मेरी नर्सरियाँ थी, मैं वो जगह नहीं बताऊंगा, तो वहाँ पे आके शूटिंग्स हुआ करती थी, ड्रामों की, अच्छा। गानों की। सही। तो वहाँ पे बहुत बड़ा नाम माशाल्लाह से, और मरहुमा का इंतकाल हो चुका है। अगर मैं ये बात कहना चाहूँ, आज अगर अल्लाह ताला मुझे शायद 3 ज़बान देता, 3, तो मैं 3 नाम एक साथ लेता, लेकिन मैं वो स्टेप बाय स्टेप लूँगा। हुआ ये कि फ़हमीदा नसरीन साहिबा मरहुमा मेरे उस्तादों में से हैं, जिन्होंने मुझे काम करना सिखाया, काम को समझना सिखाया। और उसके बाद दूसरा नंबर आता है मसूद आलम जैदी, वो भी पाकिस्तान टेलीविज़न के प्रोड्यूसर रहे। उसके बाद तीसरा नंबर आता है लईक अहमद ख़ान, जो कैमरामैन भी रहे। अच्छा, वक्तन फ़ौक्तन मैंने उनके साथ, अच्छा हुआ ये, मैं आपको बताता हूँ कि मेरा उनके आना जाना हुआ, तो मैंने बेधड़क बाजी को बोला कि बाजी मुझे ना टीवी पे आने का शौक़ है। बाजी ने बोला अच्छा चलो मैं ट्राई करूँगी, क्योंकि उनके हस्बैंड काजिम पाशा साहब थे। तो काजिम पाशा साहब को उन्होंने बोला, तो काजिम पाशा साहब ने मुझे बुलाया स्क्रीन पे ना, मतलब स्टूडियो में बुलाया, और मैंने जाके जब देखा तो मुझे अच्छे तरीके से याद है, एक ड्रामा था दरियाए दिल, उसकी रिकॉर्डिंग, उसमें मुझे एक छोटा सा करैक्टर मिला, एक नौकर का। अच्छा, उस नौकर की करैक्टर में स्क्रिप्ट मैंने पढ़ा, पढ़ने के बाद मैं पूरा, अच्छा जब मैं वहाँ पहुँचा तो मेरा सिनेरियो अलग था, जीन्स की पैंट शर्ट ये वो एक अंदाज़। अच्छा जब वहाँ पहुँचा तो अच्छा उन्होंने कॉल करके मुझे बता चुके थे कि शलवार कमीज़ लेकर आना, और मेले को चेले से कपड़े इस्त्री ना हुए में। अब मैं सोच रहा हूँ यार ये क्या, मतलब कभी काम ही नहीं किया ज़िंदगी में इस तरह का, जो बात सच है। बहरहाल मैं वहाँ गया लेके, उन्होंने मुझे चेंज करवाया, सेट पे आया, सेट पे आने के बाद मैंने काम किया, और बड़ा खून भी थुकवाया उनका, जो सच बात है। खून थुकवाने से मुराद इतनी रिटेक्स कि शहीद अलवी साहब भी परेशान और दूसरे आर्टिस्ट भी बड़े परेशान, लेकिन एक जोश वलवला के काम तो करना है मैंने। बहरहाल कहने का मकसद है, बात को शॉर्ट करके मैं बताऊंगा कि वो मैंने काम किया, वो स्क्रीन पे आया, और कई लोगों ने, अच्छा चैनल एक हुआ करता था उस ज़माने में, पीटीवी बस, तो वो 2-3-4 सीन्स मैंने किए होंगे उसमें, कि कई लोगों ने मुझे बोला यार आप टीवी पे आते हैं, आप टीवी पे आते हैं, टेलीविज़न पे आते हैं। वो जोश बढ़ता रहा मेरा। अच्छा जोश बढ़ते एक टाइम ऐसा आया कि मैं स्क्रिप्ट में घुसना शुरू हुआ। स्क्रिप्ट में जब मैं घुसना शुरू हुआ तो बड़ा अजीब सा जुमला है, घुसने से मुराद कि स्क्रिप्ट पे एक नज़र रखता था मैं। तो फहमीदा बाजी ने मुझे बेधड़क बोल दिया, कह रहे यूसुफ वैसे एक्टिंग आपका काम नहीं है ये। मतलब एक्टिंग जिस तरह का तुम्हारा क्राइटेरिया है, या तुम जिस तरीके से बात करते हो या स्क्रिप्ट्स को पढ़ते हो, तो तुम डायरेक्शन की तरफ आओ। और बस वो मेरा एक सिलसिला ऐसा शुरू हुआ जिसमें फहमीदा नसरीन मरहुमा, अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मकाम दिलाए, आमीन आमीन सुम आमीन। और फिर मसूद आलम जैदी लेईक भाई जो कैमरामैन थे, उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया मुझे, और करते करते एक मकाम ऐसा भी आया, मुझे खुद नहीं पता था सायरा कि मैं कहाँ से कहाँ पहुँच जाऊँगा। मैं आपको एक बात और बताता चलूँ कि एक पहरा ऐसा भी आया मेरी लाइफ में कि एक जगह में गया, मैं नाम लूँगा, खुल के नाम लूँगा, फ़हीम बरनी का बहुत बड़ा नाम माशाल्लाह से। वो कहते हैं ना, जब अल्लाह ताला लिंक बना रहा होता है तो इंसान को पता नहीं होता। तो मेरे एक दोस्त हैं सोहेल आलम, राइटर,
टीवी राइटर, ड्रामा राइटर, वो मुझे उन्होंने बोला यार यूसुफ चल यार एक डायरेक्टर से मुलाकात करनी है और उनके पास चलते हैं। मैं उनके ऑफिस पहुंचा। पहुंचने के बाद मुझे बकायदा वेटिंग रूम में मैं बैठ गया जाके, और वो अंदर चले गए उनसे रूम में बात करने। वो बातें करते रहे 1.5-2 घंटे उनकी बातें हुई। मैं अंदर बाहर बैठा रहा, मतलब एक दोस्त है बेसिक, उसको अपनी एक मीटिंग है उसकी, और कुदरत का करना ऐसा हुआ वो वापस आए। आने के बाद उन्होंने मुझसे बोला, सुहेल आलम भाई ने, यार यूसुफ काफ़ी देर हो गई तुम बैठे हुए, चलो एक काम करो मेरे साथ अंदर। वहीं यानी कि रूम में जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर बैठे हुए उनके पास चलते हैं। मैं उधर जाके बैठ गया। वो ऐसी बात निकलते फ़हीम बरनी साहब ने मेरे बारे में मुझसे पूछा कि आप क्या करते हैं। मैं फ़हीम नसीन साहिबा के साथ होता हूँ और अभी नया हूँ, लेकिन मैं ट्रेनिंग पे हूँ, काम कर रहा हूँ। तो कुछ डिस्कस ऐसी हुई, होते होते उन्होंने मेरा नंबर ले लिया। अच्छा, नंबर लेने के बाद मैं 2 या 3 दिन बाद मैं एक शूटिंग पे था। उसमें माशाल्लाह से अदनान सिद्दीकी साहब और इशमल, मुझे जो याद है मैं वो बताऊंगा आपको, शकील साहब और आयशा खान आपा जो है पुरानी अपनी माशाल्लाह सीनियर आर्टिस्ट, पुरानी तो नहीं बोलूँगा अल्लाह माफ़ करे, सीनियर, बहुत सीनियर आर्टिस्ट हैं, खालदा रियासत की बड़ी बहन, वो सेट पे। तो बस मुझे एक कॉल आई उनको फ़हीम भाई की। फ़हीम भाई ने बोला यार भाई मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। मैंने खैरियत, कहने लगा यार मैं एक प्रोजेक्ट कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ आप उसमें मेरे साथ काम करें। तो मैंने बोला फ़हीम भाई इस वक्त तो मैं मुश्किल है, क्योंकि मैं अभी रिकॉर्डिंग्स पे हूँ और 2-3 दिन बाद अल्लाह ने चाहा तो मैं इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करूँगा। बस मेरी उनसे इतनी बात हुई, मैं अपनी काम में लगा, और कुदरत का करना ऐसा हुआ उस दिन शूटिंग ही कैंसिल हो गई। अच्छा, उन्होंने आपको असिस्ट करने को कहा? बिल्कुल, जो बात सच है। उन्होंने एज अ एसोसिएट एक टीम में बुलाने का सोचा मुझे। अच्छा, वो उस दिन जब शूटिंग कैंसिल हुई तो मैं फारिग, मैंने बोला यार अब मैं क्या करूँ। मैंने चलो यार मैं उनको कॉल करता हूँ और उनके पास चला जाता हूँ। मैंने उनको कॉल करी, उन्होंने बुलाया, बैठ के हमारी डिस्कस हुई। डिस्कस होने के बाद एक ऐसा सिस्टम चला कि 10 साल मैं फ़हीम बरनी के साथ रहा, और उसमें सबसे ज़्यादा बड़ा क्रेडिट जाता है सैयद अफजल अली प्रोड्यूसर। यानी कि कहते हैं ना कि ज़िंदगी में इंसान को नहीं पता होता उसने किस लेवल पे जाके काम करना है जी। और वो एक ऐसा सिस्टम मेरा उनके साथ शुरू हुआ कि मैं पाकिस्तान से बाहर जाके भी मैंने काम किया। उसके बाद अल्लाह ताला ने एक ऐसा मौका भी दिया मुझे कि मैं प्राइवेट, यानी कि मेरे बारे में बड़ा मशहूर भी रहा। मैं तारीफ़ नहीं करूँगा, ये कुदरत अल्लाह की देन है, इंसान में ताकत नहीं है कि ये एम यूसुफ वो बंदा है जो चाय के ढाबे भी बैठ के कुछ कर जाता है। तो ये इंसान को एक गॉड गिफ्टेड होता है, अल्लाह ताला, मैं कहता हूँ अल्लाह ताला सबको दे, और उस चीज़ से मैंने पूरा फ़ायदा उठाया और मैं काम करता चला गया अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने आमतौर पे ये चीज़ देखी है, हमने जितने भी डायरेक्टर्स का यहाँ इंटरव्यू किया सबको ज़्यादातर एक्टिंग का शौक़ होता है। तो क्या हर डायरेक्टर के अंदर एक एक्टर छुपा हुआ है? देखिए, मैं एक चीज़ बताता चलूँ आपको, ये ऐसा शौक़ है कि इसमें मैंने ज़्यादातर, जिस तरह आपने एक बात बोली, ज़्यादातर मैंने यही देखा जितने भी डायरेक्टर्स जी हैं इस वक्त वो एक्टिंग के लिए ही आए थे फील्ड में। लेकिन देखें, डायरेक्शन का जो नशा है, मैं नशा बोलता हूँ भाई इसको, मैं जो सच्ची बात है, ये एक ऐसा नशा है कि बहुत से लोग इसको हजम कर सकते हैं और बहुत से लोग नहीं कर सकते। तो कहने का मकसद ये है कि देखें, मैं अगर एज ए एक्टर काम करता हूँ तो एक डायरेक्टर की अंडर काम करता हूँ, वो एक अलग सिनेरियो है। लेकिन एक डायरेक्टर जो होता है, जब वो किसी आर्टिस्ट से अपना काम लेता है तो वो एक अलग सिनेरियो, वो एक अलग नशा है या अलग शौक़ है, मैं इसको ये बोलता हूँ। उसको इस सेंस में बोलूँगा कि मिसाल के तौर पे कि जो टीवी आर्टिस्ट हैं वो जब कहीं जाते हैं तो दुनिया उनको पसंद करती है, उनसे ऑटोग्राफ ले रही है, उनके साथ तस्वीरें खिंचवा रही है। लेकिन अगर हज़ारों की भीड़ में और एक डायरेक्टर खड़ा है जिनको कोई भी नहीं जानता, बहुत कम लोग जानते हैं बाय फेस, बाय नेम जरूर जानते होंगे, जब वो खड़ा हुआ है उन हज़ारों लोगों में या 400-500 या 200-300 अफराद के बीच में, और एक कोई बड़ा आर्टिस्ट आता है और आने के बाद सबसे मिलता है या डायरेक्टली उस डायरेक्टर के पास आता है, तो डायरेक्टली जो इर्द गिर्द के लोग होते हैं उन पे एक इम्प्रेशन पड़ता है, यार ये बंदा कौन है कि ये
आर्टिस्ट आके इससे मिल रहा है, इससे बातें कर रहा है और इतना इससे डिस्कस कर रहा है, जबकि हम चाह रहे हैं हम इससे इसके साथ तस्वीर खिंचवाएं या इससे बात करें, जबकि ये आर्टिस्ट इससे मिल रहा है। जी तो ये बहुत बड़ी मतलब अपॉर्चुनिटी होती है उस डायरेक्टर के लिए, उस प्रोड्यूसर के लिए कि यार मैं कुछ हूँ। तो ये अल्लाह ताला इज्जत देता है, इंसान में ताकत नहीं है। मोस्टली देखा गया है कि इस फील्ड में अक्सर लोग आते हैं, फिर गायब हो जाते हैं, फिर अचानक आ जाते हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ कि आप कुछ अरसे के लिए गायब हुए हों, फिर दोबारा आपने एंट्री दी हो? बिल्कुल सारा ऐसा हुआ है, और ये ऐसी ढकी छुपी बातें हैं जो लोग नहीं समझते। हमारी इस फील्ड में लोग ये समझते हैं कि हर मतलब एक टाइम उनका अच्छा शुरू हुआ और हमेशा ही अच्छा रहेगा, तो ये सब भूल जाएं। ये कुछ भी नहीं है, उसकी वजह है। उसकी वजह सबसे बड़ी ये है, अगर आपने मुझसे सवाल किया कि आप आए और आके चले गए और फिर या वापस आए, क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ? बिल्कुल हुआ। मैं इसको इस चीज़ पे ऐसे रखूँगा या इस बात को ऐसे करूँगा कि ज़िंदगी में इंसान को नहीं पता होता कि कब अच्छा टाइम आ जाए। अच्छा टाइम आया, हम्म, और वो ये हमारी सोच होती है कि अच्छा टाइम हमेशा रहेगा। ऐसा कभी नहीं है। उसकी वजह ये है, हर उरूज को ज़वाल है और हर ज़वाल को उरूज है। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ, बिल्कुल हुआ। वो इस तरीके से कि जब मैं आगे बढ़ना शुरू हुआ और काम मैंने किया, लोगों ने जानना पहचाना शुरू किया मुझे, मार्केट में अच्छा काम किया मैंने अल्हम्दुलिल्लाह। और एक टाइम ऐसा भी आया मैं घर जाके बैठ गया। उसकी सबसे बड़ी वजह है हमारे मैं इसको इस तरीके से बोलूँगा, लॉबी। जब आप किसी लॉबी में काम कर रहे होते हैं तो तब आपकी वैल्यू बिल्कुल अलग होती है। लेकिन जब आप किसी लॉबी से के ख़िलाफ़ जाते हैं या किसी सिस्टम में, यानी कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, पसंद और नापसंद की बात आ जाती है, तो उसमें आप फिर स्क्रीन पे गायब होना शुरू हो जाए, स्क्रीन पे या स्क्रीन के पीछे आप गायब होना शुरू हो जाते हैं। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ। मैंने तकरीबन 8 या 9 साल काम नहीं किया फील्ड में, किया लेकिन ना होने के बराबर। यानी कि 8 या 9 साल में एक टाइम मेरा ऐसा भी था, मैं आपको उस तरह बताता चलूँ कि स्क्रिप्ट टू स्क्रिप्ट रखे होते थे मेरे पास। यानी कि मैं अगर एक सीरियल पे वर्क कर रहा हूँ तो दूसरी सीरियल का स्क्रिप्ट मेरे पास रखा है और मुझे डेट पता होती थी कि ये 2 से 3 महीने में मैंने कंप्लीट करनी है और उसके बाद ये दूसरी शुरू करनी है और ये ख़त्म करनी है और ये तीसरी ख़त्म करनी है जी। और तीसरी ख़त्म होनी है तो फिर ये चौथी ख़त्म करनी है। लेकिन एक टाइम मेरे साथ ऐसा भी आया कि मैंने कॉल करके भी बोला, यार मैं फ्री हूँ, मुझे काम दिया जाए। जी। कोई नहीं पूछता इस फील्ड में, चढ़ते सूरज को सलाम है, और ये सबसे बड़ी हकीकत है। तो जिस अरसा आप घर पर बैठे तब आपने क्या किया? इस चीज़ को इस तरीके से वाज़ा करूँगा कि मेरे या आपके व्यूवर्स इस चीज़ को देखें और समझें। कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। जब इंसान के ऊपर एक जिम्मेदारी होती है, अगर वो उस जिम्मेदारी को पूरा करने का सोचे तो वो कुछ नहीं देखता। तो मैंने क्या काम किया तो मैं आज बताता चलूँ। बहुत से लोगों को पता है, मेरे ख़ास दोस्तों को पता है, लेकिन हर किसी को नहीं पता, और मैं बता देता हूँ। जी। देखें, ज़िंदगी में मैंने भी एक जुमला कहा कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। एक टाइम मेरे पर ऐसा भी आया कि मैंने रोड पे बैठ के बर्फ़ बेची। मतलब इतनी हाइप लेने के बाद मैं वापस जब डाउन हुआ तो मैंने रोड पर बैठ के बर्फ़ बेची, सब्ज़ी बेची, लुंडा के कपड़े बेचे। वो एक मेरा टाइम पीरियड्स था और वो मेरे लिए बेस्ट था। मैं आपको एक बात बताता चलूँगा। लोग अमूमन ये चीज़ कहते हैं ना कि यार ये इतना बड़ा काम करके यहाँ आ गया, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इतना छोटा काम। नहीं, उस चीज़ को मैं बाद में समझता हूँ। या मैं ये कहूँगा कि जिस टाइम मैंने ये काम शुरू किया या ये काम किए तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। वो इस तरीके से कि हमारे इर्द गिर्द के जो लोग होते हैं ना, हमें पता चल जाता है वो हैं कैसे हमारे साथ। देखें, आज अगर मैं सीट पे बैठा हुआ हूँ या मैं उस वक्त किसी सीट पे बैठा हुआ था जी। तो मेरे इर्द गिर्द बड़ा एक झमेटा होता था, सही, जिसको झमघटा भी बोलते हैं। यार दोस्त, उठना बैठना, गाड़ी में घूमना, खाना पीना, और एक बड़ा अच्छा सिनेरियो। और मुझे नहीं पता था ये मेरे साथ कैसे हैं, ये क्यों हैं। ठीक है ना। कॉल करते थे, सुबह किधर हो? मैं फला जगह बैठा हूँ। हाँ यार, वहाँ आ रहे हैं, हम बैठ रहे हैं, हम साथ खाना खाएंगे, या साथ फला जगह
चलेंगे, फलां जगह बैठेंगे, लेकिन जब आप पे बुरा वक्त आता है तो मैं शायद ये समझता हूँ कि आपकी फैमिली मेंबर्स के अलावा आपका कोई नहीं होता। सर इसी बात से मुझे एक शेर याद आया, शऊर का है करिश्मा या शौके तन्हाई के रफ्ता रफ्ता दिल से उतर रहे हैं लोग। जी सर, आप कुछ कह रहे थे, अपनी बात को कंटिन्यू करें। तो ये होता है इंसान का। तो मैंने तो ये सब कुछ किया, लेकिन मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ ये मेरे साथ हुआ। उसकी वजह ये कि मुझे मेरे इर्द गिर्द के लोगों का पता चल गया कि कि वो क्या है? क्यों थे मेरे साथ। जी। आज दोबारा आया हूँ, लेकिन आज उन लोगों उसमें से बहुत कम लोग हैं जो मेरे साथ हैं, जो उस बुरे वक्त में मेरे साथ थे, वो आज भी हैं मेरे साथ, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। तो ये उतार चढ़ाव आते हैं ज़िंदगी में, इंसान को इससे घबराना नहीं चाहिए, बल्कि मैं कहता हूँ ये सीखने का मरहला है। अगर आप कुछ सीख रहे हैं, आप कुछ सीखते हैं, तो आपका फ्यूचर जो है ना बहुत अच्छा बनता है इसमें। मैं एक बात ये Exactly. जानता हूँ। तो आप इतने आजकल मसरूफ़ होते हैं, तो आप अपनी फैमिली को टाइम दे पाते हैं? फैमिली को टाइम देता हूँ जी। सिर्फ संडे के दिन। और रही बात फैमिली को टाइम देने की, काम का लोड इतना होता है, बहुत मुश्किल होता है। यानी कि फिर रात 11-12 के बाद ही टाइम दे पाता हूँ, वरना बड़ा मुश्किल होता है। बल्कि मैं आपको एक बात बताता चलूँ, जिस ज़माने में मैं काम कर रहा होता था, सीरियल का नाम नहीं लूँगा, लाहौर से आर्टिस्ट आए हुए बहुत सारे माशाल्लाह से, और उस ज़माने में मेरी नानी की डेथ हो गई। यानी कि ज़माने से मुराद उस रिकॉर्डिंग्स पे, मैं रिकॉर्डिंग पे हूँ, शूटिंग पे हूँ, मेरी नानी की डेथ हुई है, मेरे पास कॉल आती है कि नानी की डेथ हो गई। और मुझे नहीं पता व्यूवर्स क्या समझे इस चीज़ को, लेकिन मैं सिर्फ एक बात ये जानता हूँ कि इंसान बाज़ दफ़ा ऐसे लम्हों को बर्दाश्त करता है जो ना चाहते हुए भी उसको करना पड़ता है। अगर एक प्रोड्यूसर मेरे साथ काम कर रहा है और उसका लाखों रुपया लगा हुआ है, तो कुछ हद तक तो मैं कोशिश करूँगा कि नुकसान ना हो जिससे उसकी कमर ही टूट जाए। जी। तो हुआ ये था, जब मुझे कॉल आई तो मैंने अपने एक दोस्त को बुलाया, उसने रिकॉर्डिंग्स पे वो खड़े हुए, मैं गया, नानी की तदफीन हुई। होने के बाद मैंने वालिद साहब को बोला कि मेरी रिकॉर्डिंग है। मैंने ठीक है, मैं आया, मैंने दोबारा शूट करी, जिसका मुझे अज़ाला ये भी मिला कि मैंने तो अच्छाई करी कि किसी का नुकसान ना हो। तो मैंने ये भी सुना कि इधर नानी की डेथ हो गई और ये बंदा तदफीन अच्छा। के बाद शूटिंग पे आके खड़ा हो गया, लेकिन उसको ये नहीं मालूम कि इसका उसको कितने बड़े लॉस से बचाया। तो ये इंसान की अपनी सोच होती है। मैं सिर्फ इस चीज़ को एक जानता हूँ, वरना कुछ भी नहीं है। आप इस पे बिलीव करते हैं कि शोबिज़ में मुनाफ़कत बहुत है? शोबिज़ में मुनाफ़कत से अगर आप सवाल करती हैं तो बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। उसकी वजह, उसकी सबसे बड़ी वजह ये है, हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हर शख्स ये सोचता है कि मैं सब कुछ मैं ले जाऊँ, तो सामने तो अच्छा होगा, पीठ पीछे बुराइयाँ करेगा। और सबसे बड़ी चीज़ है, हकीकत पसंद होना चाहिए इंसान को। जी। जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। अगर वो गलत चीज़ को सही करेगा ना, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा उसके लिए। वक्ती तौर पे तो वो सही होगा, लेकिन हमेशा के लिए उसके लिए नुकसानदेह कहीं ना कहीं बनता है। तो मुनाफ़कत तो है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपका फेवरेट डायरेक्टर कौन सा है? फेवरेट डायरेक्टरों में देखें, मैंने तो काम काफ़ी सारे डायरेक्टर्स के साथ किया जब मैं एज आ एसोसिएट होता था, लेकिन डायरेक्शन के मामले में जो मैंने ज़िंदगी में जो सीखा, काजिम पाशा साहब, नो डाउट मंजे हुए डायरेक्टर माशाल्लाह से। उसके बाद एक मौका मुझे मिला जावेद फाजिल मरहूम, जिन्होंने रीमा, फिल्म फिल्म स्टार भी रीमा बनाई। शान साहब को इंट्रोड्यूस करवाया फिल्म बुलंदी में उनके साथ। बहुत बहुत बड़े डायरेक्टर, बहुत बड़े डायरेक्टर माशाल्लाह। मैं कहता हूँ आज भी उनकी आवाज़ मेरे कानों में गूंजती है। और ये देखें, डायरेक्टर का एक विजन होता है, फ्रेमिंग क्या है, जुमलों का उतार चढ़ाव किस तरीके से उसने किस आर्टिस्ट से लेना है, वो उनसे सिखाना है। एक डायरेक्टर को यानी कि एक्टिंग आना भी ज़रूरी है।
समटाइम वो एक्ट करके भी बताता है एक्टर को। बिल्कुल। देखें, एक्टिंग, अगर एक डायरेक्टर को एक्टिंग नहीं आती तो वो फिर डायरेक्टर नहीं है मेरी नज़र में। एक्टिंग आना लाजमी है, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वो खुद एक्टर अगर नहीं होगा तो वो फिर डायरेक्शन क्या करेगा। विजन का होना लाजमी है, सोच का होना लाजमी है, ये बहुत काउंट करती है ये चीज़। सर ब्रेक का टाइम हो गया जी। नाज़रीन, वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। चलते हैं अपने प्रोग्राम की जानिब। जैसा कि अभी आपने बताया कि आपने बर्फ़ भी बेची, सब्ज़ी भी बेची और फिर लोंडा भी, आपने इसका भी काम किया, तो फिर दोबारा आप इस फील्ड में कैसे आए? ये भी एक बड़े मज़े की बात है। पहले तो मैं क्लियर कर दूं ये बात कि सिर्फ मैं ही नहीं हूँ इस फील्ड में कि मैंने बर्फ़ बेची या सब्ज़ी बेची या जी। फिर लुंडा बेचा। जी। हमारे इस फील्ड में ऐसे लोग भी मैंने देखे हैं जो बिहाइंड द कैमरा, उन्होंने इसके अलावा भी बहुत से उन्होंने भी काम किए। अच्छा क्योंकि जी। बेसिक सिस्टम ऐसा है हमारा कि जब काम होता है तो काम होता है, और जब नहीं होता तो फिर तो नहीं होता। बिल्कुल भी नहीं होता। ठीक। तो इंसान मजबूर हो जाता है, जो जिम्मेदार शख्स होता है, और जो जिम्मेदार नहीं होता वो कुछ नहीं कर पाता। वरना बाज तो लोग ये सोचते हैं कि अब इतना ऊपर जाकर नीचे कैसे आए, हमारी इंसल्ट होगी। बिल्कुल ऐसा होता है। मेरे बारे में बहुत से लोगों ने बोला और देखते थे मुझसे, कहते थे यूसुफ भाई आप ये क्या कर रहे हो, आप क्या हुआ आपके साथ? तो मैं बोलता नहीं यार कोई बात नहीं, तकलीफ तो होती थी और हाँ, वो टाइम याद है मुझे, जाहिर सी बात है जी। लेकिन उसके जो रिएक्शंस मैंने देखे जो अपने इर्द गिर्द उठने बैठने वालों के साथ, तो मैं कहता हूँ बिल्कुल सही हुआ वो बिल्कुल सही हुआ। नेक्स्ट आपने सवाल जो शायद इसी में मेरे साथ किया था, वो क्या था, थोड़ा सा ज़रा मुझे बताएं, फिर मैं उसका जवाब देता हूँ मैंने आपको। आपसे पूछा था कि बहुत से लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं, तो उनको आप क्या कहेंगे कि वो कैसे आए? अच्छा, दूसरी बात जो आपने बोला कि आप इस फील्ड में कैसे आए, तो मैं आपको बताता चलूँ कि 2011 में मैंने एक प्रोजेक्ट किया था और कॉलोनी गेट, और वो कहते हैं ना, इंसान को नहीं मालूम होता कि कब किस वक्त किस लेवल पे जाना है और किस जगह जाना है। जी। तो वो एक शुरुआत थी, वो मेरी टीम की, मेरे प्रोड्यूसर की, मेरे फाइनेंसर की। मैंने उनके साथ काम किया और खुल के नाम लेना चाह रहा हूँ, जो आज इस चैनल वीनस चैनल के CEO फरहान साहब, जी। उनके साथ मैंने पहला प्रोजेक्ट किया। पहला प्रोजेक्ट हमारा जब ख़त्म हुआ, ख़त्म होने के बाद मैं नाम नहीं लूँगा, एक चैनल पे गए, वहाँ से हम प्रोडक्शन करना चाह रहे थे साथ, लेकिन वहाँ हमारी बात नहीं बनी। जब बात नहीं बनी तो मैंने क्या, मतलब एक दिल की एक बात होती है, मतलब बहुत एक काम करते हैं ना, आप कोशिश करें, आप जब इतना, यानी कि प्रोडक्शन में तो पैसा लगता है और कोई कम पैसा नहीं लगता, बड़ा अच्छा खासा लगता है। दुनिया तो देखती है कि एक ड्रामा, एक सीरियल, एक सोप, लेकिन उसके बैक पे कितना पैसा लगाया प्रोड्यूसर ने वो किसी को नहीं पता होता। तो मैंने बोला आप एक काम करें ना, अपना चैनल अप्लाई करें। फिर उन्होंने मेरी बात को समझा, या ये कह लें कि उनके दिमाग में बैठ गई मेरी ये बात, ठीक। और उन्होंने अप्लाई किया, और 2019 में आके माशाल्लाह से वीनस, ये हमारा वीनस चैनल जी। लॉन्च हुआ और हमने काम शुरू किया। और उस बीच के पैराहे में, यानी कि मैं इस चीज़ को बोलूं कि मैंने वो टाइम भी गुजारा जिसमें बर्फ बुरा भी फेस। बेची, बिल्कुल। जी। लेकिन कहने का मकसद है, जब कभी आप ये सोचें कि खुशी है तो ये ना सोचें ये हमेशा रहेगी, गम भी आएगा। जी। और जब गम आएगा तो ये नहीं सोचिएगा कि गम हमेशा रहेगा, फिर खुशी आएगी। ठीक। तो वो एक ऐसा सिस्टम दोबारा से स्टार्ट किया अल्लाह ताला ने। ये अल्लाह ताला की मसलियत अल्लाह ही जानता है, इंसान में ताकत नहीं है कि इन मसलियत को समझे। तो बस शुक्र है अल्लाह ताला का, करम है, और आज हम अपने लगे हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं काम को बेहतर से बेहतर लेके जाएं, और इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। तो फिर जब आपने दोबारा कम बैक लिया तो आपने ये चीज़ नोटिस की कि आपको जो लोग आपको कभी फ़ोन नहीं करते थे, फिर उनकी धड़ाधड़ कॉल्स आने लग गई?
बड़ा अच्छा सवाल है ये सायरा आपने किया। जी। यकीन जाने मैं उस वक्त इस वक्त का इंतज़ार कर रहा था और मेरे पास आई, अच्छा। नो डाउट। और मैंने फ़ोन भी उठाए, बात भी करी, लेकिन कहने का मकसद ये है कि जब वक्त आएगा तो हम साथ काम करेंगे, करूँगा काम उनके साथ, लेकिन वक्त के साथ अभी नहीं, अभी वो माहौल नहीं है। जी। तो इस बात से ये जाहिर हुआ कि इंसान की अपनी कोई वैल्यू नहीं है, बिल्कुल। उसकी सीट की वैल्यू है। बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है। हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि इंसान को एक तोला जाता है कि इसकी वर्थ कितनी है, कितने बड़े लोगों में उठ रहा बैठ रहा है, कितने छोटे लोगों में उठ रहा बैठ रहा है। उस हिसाब से इसकी मिसाल मैं यूँ देता हूँ आपको कि हमारा व्यूवर्स भी सुनेगा ये बात, और अगर जो जो इस प्रोग्राम को देख रहे होंगे वो समझेंगे इस बात को। देखें, एक शख्स बस में आएगा ना, और जब आप उसको, या वो कहीं इंटरव्यू देने जाएगा किसी जॉब के लिए, तो वो सबसे पहले नोट करेंगे ये आया काहे में। अगर वो बस में आएगा तो उसका क्लेबर उस हिसाब से रखा जाएगा कि यार इसका बजट इतना होगा, ये अपनी फैमिली को इस तरह चलाता होगा, उसको उस हिसाब से उसकी सैलरी रखी जाएगी। एक बंदा मोटरसाइकिल पे आएगा, उसको उस हिसाब से उसकी सैलरी दी जाएगी। एक बंदा किसी कार में आएगा तो उसको उस हिसाब से उसका हिसाब देखा जाएगा कि इसका पहनावा क्या है, इसका चलने फिरने का स्टाइल क्या है, ये कितना इसके एक्सपेंसिव है, इसको उस हिसाब से रखा जाएगा। तो हम लोगों ने इस चीज़ को इस चीज़ में रख लिया, काम को नहीं रखा कि इसमें इसका एक्सपीरियंस कितना है, इसका काम करने का अंदाज क्या है, ये कितना मतलब अच्छा काम कर जानता है। लेकिन बड़ा प्रॉब्लम है हमारे यहाँ पे, हम इन चीज़ों को तोल के, बहुत से ऐसे लोग हैं जो टैलेंटेड लोग हैं बेचारे धक्के खा रहे हैं। बस उनके होलिया देखकर ही उनकी यानी कि बोली लगती है, मैं खुल के कह रहा हूँ, जी। मैं उसको बोलूँगा बोली, तो वो बोली लगाते थे कि ये इस क्लेबर का उसको इतना देना है, हमने, होता है ज़िंदगी के हिस्से हैं। लेकिन जबकि ये चीज़ कितनी रॉन्ग है कि जो भी इंसान है वो अगर ये चीज़ सोच ले कि आखिरकार तो उसका असल मुकाम क्या है, तो कोई बंदा भी इस तरह की चीज़ें नहीं करे। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, लेकिन नहीं समझते ना, जी। हम नहीं समझते ये। क्योंकि कोई कितना बड़ा भी इंसान हो, आखिर एक दिन तो उसको, जो गरीब है या अमीर है, उसको एक ही मट्टी में जाना है। अगर बिल्कुल ये ऐसा है। इंसान चीज़ रखे जहन में, तो फिर कोई इंसान अपने आप को बड़ा या छोटा नहीं समझे। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। फ़र्क यही तो है, जी। हम ये छोटे और बड़े का फ़र्क लेके बैठ गए हैं इधर। तो मैं इस चीज़ को ऐसे फिर दोबारा कहूँगा कि जितने भी टैलेंटेड लोग हैं वो धक्के खा रहे हैं। अच्छा, इस फील्ड में जो लोग आना चाहते हैं उनको आप क्या कहेंगे, चाहे वो कैमरामैन हो या डायरेक्टर हो? देखें, इस फील्ड में जो लोग आना चाहते हैं बिल्कुल शौक़ से आएँ, कुछ सीख के आएँ, कुछ लोग सीखें और फिर इस फील्ड में आए। मैं इसको इस तरीके से कहना चाहूँगा कि देखें, ये हमारा काम ऐसा काम है कि इसमें जब तक आपको टेक्निकल चीज़ें नहीं आएंगी समझ, आप नहीं सीख सकते। मैं अपनी मिसाल लेता हूँ, जब मैं स्टार्ट में आया तो मैंने एक चीज़ सोची, मैंने सबसे बड़ी चीज़ ये सोची कि यार मुझे कुछ सीखना है, कुछ करना है। तो मैंने आर्टिस्टों को चाय भी पिलाई बना के अपने हाथ से, और कपड़े भी इस्त्री किए, और टेबल पे कपड़ा भी मारा। वजह ये थी उसकी कि देखें, एक शख्स जिसने ये काम नहीं किए होंगे ना, तो उसको गहराई का नहीं पता होगा कि काम होता कैसे। तो जिस ज़माने में मैंने ये काम सीखना शुरू किया, तो मैंने चाय भी पिलाई, मैं दोबारा बोलूँगा कपड़े भी इस्त्री किए आर्टिस्टों के, और भी बहुत सी दूसरी चीज़ें होती थी, जैसे प्रॉप्स ला के सेट करना रिकॉर्डिंग के दौरान। तो उसमें मुझे पता चलता रहा कि जब आप बिल्कुल ज़मीन से उठ के आप जब काम करते हुए जाते हो ना, आप एक एक चीज़ को देखते हुए जाते हो कि वो किस तरीके से होती है, और कब जाके आप एज अ डायरेक्टर काम करते हो। यानी उसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल होती हैं, यानी कि सिर्फ कपड़े इस्त्री करना नहीं, बल्कि लाइट्स किस तरह की जाती है सेट पे, कैमरे की पोजीशन क्या होनी चाहिए, और कैमरा किस वक्त मूव करना है, किस वक्त आर्टिस्ट को मूव करना है, कब करैक्टर मूव कर रहा है तो कैमरा को किस तरीके से रखना चाहिए। तो ये सब चीज़ें सीखते सीखते एज अ डायरेक्टर मैंने काम, यानी कि मैं सीखते सीखते एज अ डायरेक्टर बना।
और जैसा कि आपने बोला कि किस तरीके से लोगों को आना चाहिए, ऐसे कुछ सवाल था आपका, तो मैं इस चीज़ को इस तरीके से बोलना चाहूँगा कि देखें, जो लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि उनको फैमिली सपोर्ट होना लाजमी है। जी। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक बात बोली थी कि यहाँ पे बोली लगती है इंसान के अपने क्राइटेरिए पे। देखें, अगर जब फैमिली सपोर्ट किसी को होती है तो उसमें उसको सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि अगर वो किसी गाड़ी में आता है तो उसकी वैल्यू अलग होती है, और अगर वो बस में आता है तो उसकी वैल्यू अलग होती है, अगर वो बाइक पे आता है तो उसकी वैल्यू अलग होती है। तो फैमिली से मुराद ये है कि जब तक फैमिली सपोर्ट नहीं करेगी तो शायद बहुत मुश्किल होगा उसके लिए ये काम करना इस फील्ड में। वो कामयाब हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, या वो कामयाब भी अगर होगा तो शायद उस लेवल का बेचारा नहीं हो सकता जब तक फैमिली सपोर्ट ना करे। अच्छा, मैंने आपको ऑब्जर्व किया है कि आप अपने तमाम लोगों के साथ जो है ना उनको बहुत कंफर्ट जोन देते हैं, और कभी भी ये महसूस नहीं हुआ कि जो है ना आप एक डायरेक्टर हैं। लेकिन मैंने आम तौर पे ये देखा है कि बाज़ डायरेक्टर जो होते हैं उनकी बहुत अकड़ होती है, और वो अपने आप को समझते हैं कि हम तो कैप्टन ऑफ द शिप हैं और जो बाकी हैं वो हमारे अंडर काम कर रहे हैं, उनको हम दबा के रखें। तो इसकी क्या वजह है? इस सवाल का जवाब मैं ऐसे दूंगा, मुझे दूसरों का तो नहीं मालूम। देखें, हर बंदे का अपना एक मिजाज होता है और एक अपना माइंड होता है कि उसने किस तरीके से किससे किस तरह काम लेना है। लेकिन मैं अपने लिए ये कहूँगा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी ये बात बताई थी कि मैं बिल्कुल, यानी कि मैंने टेबल भी साफ़ करी, XYZ जो भी मैंने काम किए, तो मैं एहसासात समझता हूँ कि इंसान में कितने एहसासात होते हैं। आज अगर मैं गुस्सा होता हूँ या चीखता हूँ, मैं चीखता हूँ, वाकई में ये बात हकीकत है, मैं डांटता भी हूँ, मैं चीखता भी हूँ, मैं चिल्लाता भी हूँ, लेकिन उनको पता होता है कि हमारी गलती है, लेकिन बिला वजह नहीं मैं करता इन चीज़ों को। लेकिन अमूमन मैंने भी, आपकी बात बिल्कुल सही है, लोग अकड़ में रहते हैं और कि मैं डायरेक्टर हूँ और मैं जो चाहे कर लूँगा, तो ऐसा होना नहीं चाहिए। उसकी वजह ये है कि हर इंसान के अपने जज्बात होते हैं। बाज़ लोग ऐसे भी होते हैं जो सेट पे आके काम कर रहे होते हैं बिहाइंड द कैमरा, वो यहाँ हमारे साथ काम तो कर रहे हैं, लेकिन हम अगर उनकी बैक पे जाके देखें तो उनकी फैमिली में कितनी परेशानियाँ हैं। एक तो वो परेशानियाँ झेल के आ रहा है, या कोई भी उसके घर में प्रॉब्लम है उसको भूल कर वो हमारे साथ सेट पे खड़ा हुआ है, तो हम उसको डबल टेंशन दे रहे हैं। जी। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि मेरी ज़ात से किसी को तकलीफ़ ना हो, तो ये मेरा एक अंदाज़ है। किसी भी प्रोजेक्ट में बैकबोन का किरदार कौन करता है? किसी भी प्रोजेक्ट में बैकबोन देखें, हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि अमूमन लोग क्या, मैं डायरेक्टली बोलूँगा, बहुत से डायरेक्टर ऐसे समझते हैं मैं ही सब कुछ हूँ, लेकिन मैं इस चीज़ को नहीं मानता, मैं बिल्कुल अगेंस्ट हूँ इस चीज़ के। उसकी वजह यह है, बैकबोन मेरी नज़र में एक एसोसिएट होता है या एक असिस्टेंट होता है। माजरत के साथ बहुत से डायरेक्टर शायद ये इस प्रोजेक्ट को देखें या मेरे ये शो देखें, वो बोलें कि ये क्यों एक असिस्टेंट को या एसोसिएट को इतना प्रेफर कर रहे हैं, जबकि डायरेक्टर बहुत बड़ा नाम होता है। नो डाउट डायरेक्टर बहुत बड़ा नाम होता है, लेकिन उस डायरेक्टर को भी चलाने वाला एक एसोसिएट होता है, और उसका तरीक़ेकार मैं अभी बताता हूँ। जैसे कि सायरा ने मुझसे सवाल किया, सायरा, मैं जब फर्स्ट टाइम मैंने फहमीदा बाजी को ज्वाइन किया तो मेरे उस्ताद मोहतरम मसूद आलम जैदी, उन्होंने एक बड़ा अजीब सा सवाल किया मेरे साथ, जिसको मैं आज फिर से मुराद व्यूवर्स को बताना चाहूँगा। जब मैं उनके साथ बैठा तो उन्होंने मुझसे एक सवाल किया, कहने लगे क्या इस फील्ड में आना चाहते हो? मैंने कहा जी बिल्कुल। तो कहने लगे अच्छा, तो कहने लगे मैं एक जुमला बोलूँगा और इस जुमले को तुमने बोलना है। अच्छा, मैंने बोला पता नहीं कोई ऐसे ही कोई सवाल करेंगे या कोई जुमला बोलेंगे और मैं बोल दूंगा। उन्होंने छूटते ही मुझे बोला कि तुम अपने आप को बोलो मैं गधा हूं। और वाकई में इंसान अगर अपने आप को कोई बोले कि मैं, यानी कि आप चंद लोगों में बैठे हुए और वो कोई शख्स जिसको आप पहली दफ़ा मुलाकात जिससे आप कर रहे हैं और वो जुमला आपको ये बोल दे, आप बोलो अपने आप को कि मैं गधा हूं, तो आपको कैसा लगेगा? इंसान को बहुत बुरा लगेगा, और मुझे लगा, मैं झूठ नहीं कह रहा। लेकिन उस बात में भी उनकी गहराई थी। वो ये थी, उन्होंने जब मुझसे बोला कि यूसुफ साहब अपने आप को बोलो आप एक गधे हैं,
तो वाकई में मैंने बोला, क्योंकि मैं काम सीखना चाहता था, जी। काम सीखना चाहता था। तो जब मैंने बोला कि हाँ मैं एक वाकई में मैं एक गधा हूँ, तो वो हंसने लगे, कहने लगे चलें ये चीज़ मैं आपको उस वक्त बताऊंगा जब आपको पता चलेगा कि आप गधे हैं और आप एक्सेप्ट करेंगे इस चीज़ को। और नो डाउट मैंने बाद में एक्सेप्ट किया कि मैं गधा हूँ। एक असिस्टेंट को गधा बोला जाता है, वो किस सेंस में मैं अब बताता हूँ। जी। हुआ ये कि जब उन्होंने मुझसे बोला कि तुम बोलो अपने आप को एक गधे हो, तो उन्होंने मुझे एक जुमला और भी बोला कि यूसुफ साहब मैं कुछ भी नहीं करूँगा अब काम, अब मेरे सारे काम तुम संभालोगे। अगर कुछ बनना है, कुछ सीखना है, तो उनके सारी चीज़ें वो बस सिर्फ वो एक ऑर्डर देते थे और मैं वो काम करना शुरू कर देता था। यानी कि आर्टिस्टों को कॉल करना, स्क्रिप्ट साइनॉप्सिस यानी कि स्क्रिप्ट के साइनॉप्सिस पढ़ना, फिर एक्सक्यूजल शीट जिसको ब्रेक डाउन भी बोला जाता है कि सीन्स कब किस आर्टिस्ट के होंगे, किस लोकेशंस पे होंगे, और डे के सीन्स हैं, नाइट के सीन्स हैं, वो पूरी चार्ट बनती है बाकायदा। उसका पूरा एक चार्ट बनाया जाता है कि किस लोकेशंस के टोटल सीन्स कितने हैं और उस लोकेशन पे कौन कौन से आर्टिस्ट आके काम करेंगे। वो सारी चीज़ें बनाने के बाद उनका करैक्टर देखना, वो मतलब एक बर्डन मेरे ऊपर डाला उन्होंने, जो कि उस वक्त मुझे तकलीफ होती थी, मुझे नहीं मालूम था ये। यार मैं ये सोचता था कि यार इन्होंने एक जुमला तो बोल दिया कि सारा काम मैं तुमसे कराऊंगा, और खुद तो ऐसे बैठे रहते हैं बड़े मज़े से, और मैं भाग रहा हूँ, ये फ़ोन कर रहा हूँ, उधर फ़ोन कर रहा हूँ, फला आर्टिस्ट लेट हो रहा है, देर से आ रहा है, और कब सीन शुरू होगा। लेकिन जब मैं इस समंदर में कूदा और मेरे को लाके उन्होंने फ्रंट पे खड़ा किया, तो मुझे एहसास हुआ कि वाकई में एक एसोसिएट एक गधा होता है। वो उस वक्त तो एक गधा होता है, लेकिन वही लोग जो उसको गधा, यानी कि मैं ये बात रखूंगा इस बात को कि मैंने जब बोला मैं गधा हूं और मुझे एक्सेप्ट हुआ, मैंने एक्सेप्ट किया अपने आप को, तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, और मैं अपने आप को मांझता चला गया और एक डायरेक्टर की फील्ड पे आके बैठा। यानी कि उसमें बाज दफा डायरेक्टर को भी नहीं पता होता था कि किस आर्टिस्ट ने आना है और कौन सा सीन करना है, जो कि एक असिस्टेंट को पता होता है कि इस सीन के बाद ये सीन शूट होने जाना है, ये शूट होगा। और सबसे बड़े मजे की बात बताऊं मैं आपको, इन केस किसी भी सेट पे अगर कोई आर्टिस्ट जल्दी जाना चाहे या वो ऑफ करना चाहे, तो वो डायरेक्टर को अगर कॉल करता है कि मैं नहीं आऊँगा या मुझे जल्दी जाना है, तो वो डायरेक्टर डायरेक्ट बोलता है फला एसोसिएट, मेरा जो एसोसिएट है उससे आप बात कर लें। तो वो पूरा एक शेड्यूल चेक करता है, उसके बाद बताता है कि आपको मैं इतने बजे छोड़ सकता हूँ, आप फ्री हो जाएंगे, या फिर आपको मैं नहीं छोड़ सकता, क्योंकि पूरा शेड्यूल उस पर काउंट करता है। तो बैकबोन तो वो हुआ। ठीक है, सब तो चीज़ें ये तो वो मैनेज करके दे रहा है। बिल्कुल ऐसा है। थैंक यू सो मच यूसुफ साहब, आपने हमें अपना टाइम दिया। जी नाजरीन, हमारे शो का वक्त ख़त्म हो चुका है। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपनी मेज़बान सायरा आशिर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।